हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं अपराध के विषय में, अपराध धारा 307 आईपीसी के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि अपराध का स्वरूप कितने प्रकार का है। तो अपराध जो है दो तरह के होते हैं। पहला राज्य के विरुद्ध अपराध और दूसरा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। जो कोई अपराध ऐसा हो जो व्यक्ति के विरुद्ध हो, यानी कि किसी व्यक्ति को आपने हानि पहुंचाई है और व्यक्ति आपको माफ कर दे या कंप्रोमाइज कर ले या राजीनामा कर ले, तो वह प्रकरण वहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर दे या हत्या करने का प्रयास करे या राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काम करे, ऐसा कोई अपराध करे जिससे राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ती हों, तो वह अपराध राज्य के विरुद्ध किए गए अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहां पर कंप्रोमाइज किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी और जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार वाले चाहें कि वो राजीनामा कर लें हत्यारे व्यक्ति के साथ, तो यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। और आज हम जिस धारा 307 आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, यह अपराध भी राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, या ये कहें कि ये अपराध राज्य के विरुद्ध किए गए अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए इसमें राजीनामा, कंप्रोमाइज, समझौता नहीं हो सकता। इसमें दंड का प्रावधान है और न्यायालय द्वारा जो दंड का निर्धारण किया जाएगा वह दंड व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। हम बात करते हैं धारा 307 की। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 क्या कहती है? धारा 307, जो कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को ऐसे आशय से या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह ऐसा कार्य करता तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती, तो वह दोनों में से किसी भी प्रकार के दंड से, यानी कि कारावास से जो 10 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से, या दोनों से दंडित किए जाने योग्य अपराध करता है। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि धारा 307 जो है उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जिसने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए कार्य किया, लेकिन वह व्यक्ति बच गया और मर नहीं पाया। लेकिन सामने वाले ने तो पूरा प्रयास किया था कि आदमी मर जाए और इसी आशय से उसने जो है उस पर हमला किया था, लेकिन व्यक्ति बच गया, तो धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय व्यक्ति है वो जिसने अपराध किया है। और यदि वो व्यक्ति मर जाता तो स्वाभाविक बात है धारा 302 के अंतर्गत उसको दंड दिया जाता। अब हम इसमें कुछ दृष्टांत ले लेते हैं। दृष्टांत मतलब कुछ उदाहरण। तो उदाहरण में क्या देते हैं यह देखते हैं हम। सबसे पहले पहला उदाहरण देखते हैं कि मान लेते हैं राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और उसको जान से मारने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसको लगती नहीं है, राहुल को नहीं लगती वो गोली, और वो राहुल को लगे बिना ही गोली निकल जाती है। लेकिन यदि मान लो वो राहुल को लग जाती गोली तो मर जाता राहुल। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने जिसने गोली चलाई है उसने धारा 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास करने का अपराध किया है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए एक बंदूक खरीदी, बंदूक में उसने गोली भी भरी। तो जब उसने बंदूक खरीदी तब उसने कोई अपराध नहीं किया,
जब वो गोली भरने लगा तब भी उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वह बंदूक उसने सामने वाले व्यक्ति पे तान दी। अब उसने अपराध किया धारा 307 के अंतर्गत। अब मैं एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, ना समझ बच्चा, 2 साल का, 1 साल का। उस बच्चे को किसी व्यक्ति ने उठाया और उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया जहां पर जो है उसको जानवर वगैरह खा जाएं, जंगल में ले जाके छोड़ दिया। और उसने इस आशय से ही छोड़ा कि इसको तो जानवर खा जाएं। तो समझ लो कि उसने धारा 307 के अंतर्गत अपराध किया है। हालांकि वो बच्चा बच जाता है किसी कारण से, तो उसने धारा 300, उसने तो पूरी कोशिश कर ली थी ना, इसलिए वो धारा 307 के अंतर्गत दोषी है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो बाजार से जो है जहर खरीद के लाया, और जहर खरीद के लाने के बाद जिस व्यक्ति को वो मारना चाहता है उस व्यक्ति के भोजन में उसने उस जहर को मिला दिया। हालांकि वो भोजन अभी उसी व्यक्ति के पास है जिसने भोजन में जहर मिलाया है। अभी जिस व्यक्ति की हत्या करने का उद्देश्य, जिस व्यक्ति को मारने का उद्देश्य, अभी उस व्यक्ति तक वो नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि अभी जहर मिलाने वाले व्यक्ति ने अभी कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मान लो कि वो उस टेबल पे रख दे भोजन को, विषाक्त भोजन को जिसमें जहर मिला हुआ है, उस भोजन को उस टेबल पे रख दे जिस टेबल पे बैठ करके सामने वाला भोजन करने वाला है, और ये पूरा विश्वास है कि अब ये बैठ के खाना खाएगा, वो अपन इसकी टेबल पे खाना रख दो। अब यहां पर उस व्यक्ति ने धारा 307 के अंतर्गत अपराध किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 307 का अपराध जो है हत्या का प्रयास है, हत्या नहीं है। यदि हत्या करता है तो धारा 302 लगेगी, हत्या का प्रयास करता है तो धारा 307 लगेगी। अब यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, मतलब गोली चलाई। अब गोली चलाने में वो व्यक्ति को गोली नहीं लगी। उदाहरण के लिए यदि गोली अभी लगी नहीं है उसको, तो वो 10 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध है यदि गोली चला दी है और वो उसको लगी नहीं है तो। और यदि गोली लग गई, मतलब कि उपहति कारित हो गई, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो 10 वर्ष से दंडित किए जाने योग्य अपराध नहीं किया उसने, फिर वो आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को उपहतित कारित हो गई। अब यहां पर एक और चीज देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। अब आजीवन कारावास की सजा भोगने वाला व्यक्ति यदि हत्या करने का प्रयास कर दे, अब तो फिर उसको क्या सजा दोगे आप? आजीवन कारावास तो पहले से ही भोग रहा है ना। उपहति भी कारित कर दे, वो किसी को चोट भी पहुंचा दे हत्या के प्रयास में, तो आजीवन कारावास की सजा होती, तो आजीवन कारावास तो भोग ही रहा है। ऐसे समय में क्या करेंगे? तो ऐसे समय में जो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा को भोगते हुए किसी व्यक्ति के लिए हत्या का प्रयास करे और उसको उपहति कारित कर दे, तो वह आजीवन कारावास के लिए नहीं, फिर वह मृत्यु दंड से दंडित किए जाने योग्य अपराध करता है। यह थोड़ा सा अंतर धारा 307 के अंतर्गत हमने देखा। अब हम विशेष बात करते हैं, एक प्रकरण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेम नारायण विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2006-3, ये जुलाई का प्रकरण है। हम इसमें देखते हैं हत्या करने का जो प्रयत्न है वो व्यक्ति ने किया था। परिवादी भोजन कर अपनी झुग्गी में लेटा हुआ था, तभी अभियुक्त उसे बुलाने के लिए आया और उसको किसी भी माध्यम से बाहर बुलाया और उसको चाकू से उसने, मतलब अभियुक्त ने, यानी कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति, उसको अभियुक्त बोल रहे हैं, तो अभियुक्त ने परिवादी को इस आशय से सिर पर चाकू के 2 बार उसने किए, जिससे क्या हुआ? जिससे ये हुआ
कि वो व्यक्ति जो है वो घायल हो गया और सामने वाले ने इस उद्देश्य को लेकर के उस पर हमला किया था कि वो उसको मार ही देगा, लेकिन वो मार नहीं सका। मतलब उसने धारा 307 के अंतर्गत अपराध किया, न्यायालय ने उसमें इस तरह का फैसला दिया था। हम बात कर लेते हैं धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का अपराध करने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमको देखना आवश्यक है। बस हम इतनी बात करके अपने इस टॉपिक को यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक है, हम यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें आवश्यक हैं धारा 307 के लिए। तो सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि चोट जो है वो किस प्रकृति की है। दूसरी चीज हमें यह देखना पड़ेगा कि चोट कारित करने के लिए उसके द्वारा किस हथियार का उपयोग किया गया है। उस समय जब वो चोट कारित कर रहा था तब उस व्यक्ति की मनोदशा क्या थी, वह क्या बोल रहा था, उसके शब्द क्या थे, इस बात पर भी विचार करना होगा। अच्छा, आघात करने के लिए उसने शरीर के किस अंग को चुना, यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि आघात जो है वो कितना प्रभावशाली था, कितनी जोर से चोट मारी गई थी। इन सब बातों पर यह डिपेंड करता है कि व्यक्ति ने धारा 307 के अंतर्गत अपराध किया है या नहीं किया है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहता है। मान लेते हैं उसको पता ही नहीं है कि ये जो है इसमें था वो भोजन में जहर है और वो खाना लेके आ जाता है। उसको पता नहीं है कि उस खाने में जहर है, लेकिन वो खाना लेकर के आ गया और सामने वाले को उसने खिला दिया। तो उसने धारा 307 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उसने अपराध नहीं किया, उसको पता ही नहीं है ना। लेकिन जानते हुए कि इस भोजन में जहर है, यदि मैं इस व्यक्ति को खिलाऊंगा तो ये मर जाएगा, यदि वो मर जाए तो धारा 302, और यदि वो जिंदा रह जाए तो धारा 307 यानी हत्या करने का प्रयास। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। मेरे जितने भी टॉपिक हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यदि कोई व्यक्ति लॉ से संबंधित क्लासेस ले रहा है, क्लेट की एग्जाम वगैरह दे रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।